और गांव हमारा ये कहा जाता है कि खेती के ऊपर निर्भर करता है। हमें ये पढ़ाया गया बचपन से कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, सबको ये पढ़ाया गया। क्या आप सब में से कोई ये जानता है कि ये बात झूठ है पूरी तरह से, कि भारत कृषि प्रधान देश नहीं है? और आपको नजर आता है कि खेती प्रधान देश है। जो हमारी नई पीढ़ी है, जिस उम्र का मैं हूं, हम 40 से ऊपर के 45 से ऊपर के लोग हैं, और जो 50 से ऊपर के हैं उन्होंने तो फिर भी वो देश देखा है जिसकी बात मैं करने वाला हूं और जिस मकसद से हम लोग चले हुए हैं। पर नई पीढ़ी ने तो बिल्कुल ही नहीं देखा कि कृषि प्रधान देश है। और जो आज के बच्चे हैं उनके तो दिमाग में एक बात घर कर गई है कि खेती में कुछ नहीं रखा है, मिट्टी में मिट्टी होकर कोई फायदा नहीं है, खेत में कुछ नहीं रखा और गांव में कुछ नहीं रखा। और मेरे दादा दादी और मेरे माँ बाप ने तो क्या है का पता ही नहीं। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपका देश कृषि प्रधान नहीं था, उसको कृषि प्रधान बताया गया, और उसके बाद आज आपको यह बताया जा रहा है कि खेती प्रधान देश में खेती कुछ नहीं। और आपके बच्चे आपको कह रहे हैं कि एक किला बेच के मने तो बार बेचते। और बार बेचने का खेल यो है कि इतना बढ़िया खेल है कि गांव के आदमी को समझ में नहीं आ रहा कि रोहिंग्या वाले, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, वो बांग्लादेश से पश्चिमी बंगाल में एंटर करते हैं ये कह करके कि हमारे देश के अंदर रोजगार नहीं है, और वो उस तटीय इलाके पर, जो बॉर्डर का इलाके के गांव है, वहां उनको रोजगार मिल जाता है। और उस गांव का आदमी अपने गांव को छोड़ के कलकत्ता आ रहा है, पश्चिमी बंगाल में, अपनी राजधानी में, वो ये कह रहा है कि मेरे गांव में रोजगार नहीं है। अगर उसके गांव में रोजगार नहीं है तो फिर वो रोहिंग्या ने क्यों कर मिलता, कैसे मिलता? और फिर कमाल की बात यह है कि बिहार और यूपी के जो नौजवान हैं और जो लोग हैं, वो ये कहते हैं कि बिहार और यूपी में कुछ नहीं धरा, यहां कुछ नहीं है, और वो आकर के हमारे हरियाणा और पंजाब में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। लेकिन अडानी और अंबानी जाके बिहार में जमीन खरीदने लग रहा है। अगर वहां कुछ नहीं होता तो अडानी वहां क्यों जाता? और जो बिहार से आदमी यहां मेहनत करने के लिए यूपी और पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एरिया में काम करने आता है, इस एरिया का आदमी कह रहा है कि मेरे हरियाणा में रोजगार नहीं है। मतलब बिहार वालों के लिए रोजगार है हमारे पास, लेकिन हमारे वालों के लिए रोजगार नहीं है। इसके बाद यहां का बच्चा कहता है कि यहां रोजगार नहीं है, तो वो यहां का बच्चा जा रहा है फिर विदेश में। और कमाल की बात यह है बुजुर्गों कि विदेश में जो बच्चे आपके गए हुए हैं उनसे अगर आप पूछोगे ना, तो वो आपको बताएंगे कि कनाडा में भी रोजगार नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में भी रोजगार नहीं है, और अमेरिका में भी रोजगार नहीं है। मतलब आपके गांव में आपके बच्चे के लिए रोजगार नहीं है, यहां मास्टर जी दूसरे गांव से पढ़ाने आएंगे, यहां टंकी वाला दूसरे गांव में था होगा, यहां बिजली में काम करने वाला आदमी दूसरे गांव में था होगा। आपके गांव वाले के लिए रोजगार नहीं है, आपके गांव वाले को रोजगार किसी और गांव में है। मतलब ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? इसके गहराई में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको और हमको और हमारे बच्चों को किसी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में यह नहीं बताया जाता कि हमारा पढ़ने के लिए बाहर जाना क्यों जरूरी है। आपका बच्चा गांव से पढ़ने के लिए बाहर जाना क्यों जरूरी है, और कोई यह नहीं बताता कि उसका बाहर जाने के पीछे क्या पर्पस है। आपने मुझे पगड़ी पहनाई है ना, मैं बहुत सम्मान कर रहा हूं इस पगड़ी का, पर यह पगड़ी नहीं है, यह टोपी है। आपने मुझे टोपी पहनाई, मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं। पगड़ी तो यह है जो मेरे बुजुर्ग ने, जो मेरे दादा ने पहन रखी है, जो इन्हें बांध रखी है ना, यह पगड़ी असल में। यह पगड़ी क्यों छोड़ी आपने, और इस पर टोपी पे क्यों आए आप ना? आपने इन्होंने छोड़ दी, देखो ये बैठे ना, अरे हमने छोड़ दी, आपने पहन रखी, हमने छोड़ दी।
मनेवा पगड़ी पहनते हुए शर्म क्यों आ रही है? जो धोती आपने बांध रखी है, या धोती बांधने से में इनने की दिक्कत है, इनके भी तो दौड़े हो लिए। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, इसकी जड़ पे आऊंगा, आपको पता चलेगा कि अपना गांव छोड़कर कहीं काम करना और पगड़ी छोड़ना एक ही चीज है, और ये क्यों जरूरी है। इस गांव ने तो पूरे देश को रास्ता दिखाया था जब लॉकडाउन लगा हुआ था, तो इसलिए इसका तो मैं समझूंगा, इस गांव का तो कर्जदार है पूरा देश। और इसका मतलब मेरी बात आपको बहुत जल्दी समझ में आएगी। मैंने इस गांव में मैंने देखा कि इब्बे हमारे पास बणी बच रही है, जोड़ी बच रही है, इब्बे डांगरा ने पानी पियाने लोग निकल रहे हैं, तो मतलब इन लोगों का तो समझ में आने के चांस पूरे पूरे हैं। आपको मैं एक फैक्ट बताता हूं, किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोग यदि उसी जगह पर रहते हैं जहां उनके पुरखे रहा करते थे, तो वो इस धरती के मालिक कहलाए जाते हैं। ये बात समझे आप? इस बात का मतलब समझे? आप इस धरती के मालिक तब तक हैं, इस गांव के मालिक या इस देश के मालिक तब तक हैं जब तक आप अपनी जड़ों में बैठे हैं। जहां आपकी जड़ है वहीं आपकी ग्रोथ हुई है। यदि आपने अपनी जड़ छोड़ दी तो आप शरणार्थी हो जाओगे, उसी दिन रिफ्यूजी माने जाओगे, जड़ छोड़ते ही रिफ्यूजी। इसीलिए हर आदमी को उसकी जड़ छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये CAA और NRC जब बनाई थी, उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन जारी किया था भारत सरकार ने, जिसमें उसने ये बोला था कि जो आदमी यहां जो कागज उसके हैं, जो उसका आधार कार्ड और फलाने ढिमकाने कार्ड बना रखे हैं, अगर वो कागज उसके पिताजी के नाम जहां पर जो कागज हैं और जो दादा के कागज जहां के हैं अगर वहीं के हैं, तो वो इस देश का निवासी है। और उसके कागज अगर कहीं और के, यानी कि जैसे बाप के दादा के कागज तो मसूदपुर के, और छोरे के कागज अगर हैं हिसार के, तो छोरा रिफ्यूजी माना जाएगा। समझ के बात आप मेरी? अब वो ये कहते हैं कि आप तब तक इस देश के मालिक हो, तब तक इस देश के नागरिक हो, जब तक आप वहीं रहते हो जहां आपके पुरखे रहते थे, और रिफ्यूजियों का कोई अधिकार नहीं होता। यह तो आपको पता ही है। जब आदमी रिफ्यूजी होता है तो उसे साबित करना पड़ता है कि तुम देश के नागरिक हो। जब तक अपने गांव में पगड़ी और धोती है, यह मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यह भी प्रकृति का और यूनिवर्सल लॉ का नियम है कि अगर आप अपनी परंपराओं पर भरोसा करते हो और अपनी असली जगह पर रहते हो, तो आपके ऊपर दुनिया की किसी सरकार का कोई कानून लागू नहीं होता। और आपने ये बात देखी है अपने टाइम पे, पुलिस वाला कोई आदमी आपके गांव में नहीं घुस सकता था। जो गांव के कमेटी थी या मौजूद आदमी थे, उनसे पूछे बिना। जो टाइम तो देखा होगा जी बुजुर्गों आपने, गांव के अंदर पुलिस नहीं आ सके थी, क्योंकि गांव, ये उस दौर की बात बता रहा हूं जब हर बुजुर्ग के माथे के ऊपर, सर के ऊपर पगड़ी होया करती थी। जैसे जैसे पगड़ी उतरती चली गई, जैसे जैसे धोती हमारी छूटती चली गई, वैसे वैसे पुलिस एंटर करने शुरू कर गई। और जहां जहां गांव में पुलिस की चौकी है, उसी गांव में नशा है। सबसे ज्यादा नशा आप इधर के एरिया में देख लोगे, जिस गांव में पुलिस की चौकी होगी उसे गांव में सबसे ज्यादा नशा होगा। चौकी पहले आई है, नशा बाद में आया है। आप देख लो कैलकुलेट करके, आप पूरा डाटा निकाल के देखो, चौकी का दायर नशा कत्ता बदलना शुरू होया, आपको पता चलेगा। और गांव के हर बच्चे को पता है कि गांव में नशा किसके पास मिलता है और कौन सा नशा किसके पास मिलता है। CID को भी पता, पुलिस को भी पता, सरकार को भी पता, प्रशासन को नहीं पता। ऐसा क्या है कि वो नशा नहीं रुकता है। हम रांची गए हुए थे,
झारखंड की वहाँ कुछ इलाके हैं जहाँ कबीलियाई लोगों ने, ट्राइबल लोगों ने वहाँ पुलिस वालों की और फौज की और सरकार की एंट्री बैन कर रखी है। वो ये कहते हैं कि यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी, हमारे जंगल हैं, हम मालिक हैं यहाँ के। अब वहाँ अडानी क्या कहता है कि तुमको रहने के लिए बढ़िया जगह देंगे, बढ़िया फ्लैट देंगे, तुम यहाँ क्या सड़ी हुई जगह पे रहते हो, ऐसे सड़े सड़े कपड़े पहनते हो, तुमको बढ़िया बाबूजी बना के वहाँ नौकर रखेंगे तुम्हारे बच्चों को, तुम शहर चलो। और उनको पता है ना, हमको पता है हम मालिक हैं यहाँ, हमको पता है इन जंगलों के अंदर सोना है, कोयला है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, सब कुछ है। क्योंकि उन कबीले वालों को पता है कि दुनिया का कोई कारोबार, कोई भी कारोबार बिना जमीन के नहीं हो सकता। हो सकता है तो बताओ जी। कपड़ा चाहिए, कपास चाहिए, जमीन चाहिए। दूध चाहिए, डांगर चाहिए तो जमीन चाहिए। लोहा चाहिए, साइकिल चाहिए, कार चाहिए तो लोहा चाहिए, लोहा चाहिए तो जमीन में तो निकलेगा। रबड़ जहां से निकलेगी वो जमीन से निकलेगा। आपको कोई भी चीज रखो, आप सोना हो, चांदी हो, कोयला हो, या हो बिजली हो, पानी हो, जो भी चीज चाहिए वह पानी, वह बिजली, वह कहां से आएगी? जमीन से। और आपन यू का जमीन में कुछ नहीं दे रहा है ना जी। ये हमको किस तरह से मैनिपुलेट किया, इस खेल को समझना जरूरी है। मैनिपुलेशन क्या है कि आपको 1970 में आपका गेहूं खरीदा इन्होंने, जिस वक्त ये लोग हरित क्रांति लेके आए ना, आपका गेहूं खरीदा किस रेट से? 50 रुपए प्रति क्विंटल। ठीक है जी, 50 रुपए प्रति क्विंटल। आज क्या रेट है जी? 2200 रुपए। तो गेहूं का रेट बढ़ आया, कम होया? क्या होया? आपको क्या लगता है कि गेहूं का रेट बढ़ गया? अब मैं आपको एक और कैलकुलेशन देता हूं। जिस टाइम पे 50 रुपए क्विंटल गेहूं बिका 1970 में, उस टाइम जो सोने का रेट था उसके हिसाब से 50 रुपया में 3.25 ग्राम सोना आया करता। 2.7 ग्राम के करीब सोना आया करता उन 50 रुपया में, वह जो 50 रुपये थे। आज वो 1 क्विंटल गेहूं अगर आप आज चले जाओगे लेके तो आधा ग्राम भी सोना नहीं आंदा। ठीक है, आज उतना है सोना, यानी 50 रुपया में, यानी 1 क्विंटल गेहूं में जितना सोना चाहिए था, आज उतने सोने की जो वैल्यू है वह 14,000 रुपये है, 3.25 ग्राम सोने की। इसका मतलब आपका 1 क्विंटल गेहूं कितने का बिकना चाहिए? अगर रेट बढ़ा होता तो यो 14,500 का बिकता आपका 1 क्विंटल गेहूं। इसका मतलब रेट बढ़ा नहीं है, घटा है, लेकिन दिखा बढ़ा होया। अब दूसरी कहानी सुनो, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये आपके साथ किया जा रहा है प्लानिंग के तहत, और इसको सुधारना पड़ेगा प्लानिंग के तहत। एक बार समझ में आ जाएगा जब भी तो पता, गेम समझ में आओगा जब भी तो काट काटांगे आप उसकी, इनका खेल समझ में आओगा। दूसरी चीज समझो, किसान ने टमाटर बोया, क्या रेट बिका है जी टमाटर मंडी में? ज्यादा से ज्यादा 5 रुपये, 2 रुपये भी बिका, 1 रुपये भी बिका, 1 भी बिका, 5 भी बिका। आप ज्यादा से ज्यादा रेट मान ला, जमा टॉप में जमा बढ़िया बिका भाई, 5 रुपये, 5 रुपये बिका है ना। ठीक है, वो तो थोड़े दिन बिका होगा, 1-2 दिन है। हाँ ठीक है, अब 5 रुपये का रेट लावा। अच्छा, टमाटर का हाईएस्ट रेट के देखा आपने पिछले साल? सबसे ज्यादा रेट मंडी में तो है 250 रुपए किलो। सुना, लाए भी थे लोग 250 रुपए किलो, सुना। अच्छा सुनो, इब टमाटर बोने वाला किसान, मान लो 1 क्विंटल टमाटर बोन चला, उसने 1 क्विंटल टमाटर लिखड़े उसके खेत में है, और वो जरूरत का सारा सामान करे पीछे बेचन चला गया मंडी में। मंडी में टमाटर बिका, उसका 1 क्विंटल टमाटर कितने का बिका? 5 रुपए के हिसाब से 500 रुपया का। मैं घर आदर लिए 500 रुपये ले आके कमा के, घराड़ी ने थोड़े दिन पाछे गांव घर में कोई फंक्शन करना था, और वो फंक्शन जो है उसमें हलवाई ने लिख दिए टमाटर, और उस टाइम पे टमाटर का रेट हो गया 250 रुपये। तो क्या किलो टमाटर आओगे उन 500 रुपया में? देखो 500 रुपये हुए हैं। देखो उसने टमाटर
पूरे साल मेहनत करके ने 1 क्विंटल टमाटर बोया, मतलब होया उसके, उस 1 क्विंटल टमाटर का 2 किलो कर दिया, रुपये हुए या 500। अब ये महंगाई बढ़ी है कि रुपये की खरीद की कीमत बढ़ी है, ताकत घटी है। एक तरीका है कि अपन यूं कहेंगे महंगाई बढ़ गई, और एक तरीका अपन यूं कहेंगे कि रुपया ईब जो है पहले तो 100 किलो टमाटर खरीद सकता था, वो है 500 रुपया, और वो है 500 रुपया ईब 2 किलो खरीद सके। ऐसा कैसे हो गया? अब असली धन टमाटर है कि रुपया है? असली धन टमाटर है, असली धन गेहूं है, असली धन महेश है, असली धन हमारी मेहनत है, असली धन हमारी सेहत है, असली धन हमारी माटी है, असली धन हमारे बच्चे हैं, असली धन हमारा गांव है, हमारा पड़ोस है, हमारे रिश्ते हैं, हमारी खुशी है। असली धन यू रुपया नहीं है। इसने तो कदे भी कोई भी आकर न्यू कह देगा आज रात 12 बजे से ये लीगल टेंडर नहीं रहेगा, लेकिन गेहूं ने गेहूं नहीं, आप कदे भी जीरो करके दिखाओ। क्यों जी? सोने ने घटा के दिखाओ, सोने का रेट बढ़ गया, आपके घर 1 लाख रुपया धरिया, आज तो सोने का उस 1 लाख रुपया में सोना खरीद सको हो आप 1.5 तोला, और थोड़े दिन में उसका रेट बढ़ गया सोने का, फिर उसे 1 लाख रुपये में खरीद सको 1 तोला। पर जब जिसका घर 1.5 तोला सोना धरिया हो तो 1.5 तोला ही रहेगा, उन्हें घटा के दिखाओ कोई। क्यों जी? और सप्ताह गाम किसके पाछा ला दिया? इस कागज के टुकड़े के। और आज जनता सरकार मोर्चा के पास ऐसे दस्तावेज हैं, ऐसे कागज हैं सरकार के दिए हुए, आरबीआई के दिए हुए, जो ये साबित करते हैं कि जो नोट आपके पास है ये नकली है। बेरा आपने मतलब जिन सुन रखा है, मेरे को हो सकता है उन्हें पता हो, लेकिन बुजुर्गों सबते गाम ने कौन बेरा, सबते देश ने कौन बेरा, और ये नकली हैं ये साबित कर देंगे आप। आपने न्यू बेरा है, पहले सोने और चांदी के सिक्के होया करते, बेरा जी, बेरा है ना? 1 रुपये का चांदी का सिक्का देखा होगा आपने, उसकी कीमत कितनी है? न्यू करियो, अगर टेस्ट करना हो मेरे पत ले लियो, मार दो रपड़े कहीं यहाँ पे, आशीष दो पचा देंगे। और जब घर धरा हो तो एक बार बैंक में ले जाइयो, और बैंक वाले तो पूछियो यो कितने रुपया मिलेगा, 1 रुपये मिले वह है, उस पर लिखा हुआ है वो 1 रुपया है। कागज का भी 1 रुपया 1 रुपये में चल रहा है, और लोहे वाला भी 1 रुपये में चल रहा है, और चांदी वाला भी 1 रुपये में चल रहा है। बैंक की तरफ से वो 1 रुपया उसकी कीमत है। और बाजार में जाओगे तो जो लोहे वाला कागज वाला है उसमें तो मिलेगी 1 टॉफी, और जो चांदी वाला उसमें मिल जाएगा 1 मन गेहूं। ठीक जी बात? इसका मतलब यो रुपया नकली है, वो रुपया नकली है चांदी वाला, ये दोनों नकली हैं। चांदी वाला भी नकली है और लोहे वाला भी नकली है, या तो ये दोनों नकली हैं या ये दोनों असली हैं। अगर ये नकली होते तो बैंक क्यों लेंदा, और जब ये असली है तो फिर इन दोनों की कीमत बराबर क्यों नहीं है? फिर हिसाब किताब लाया तो सरकार पे कागज लेकर आए, सरकार ने पूछ लिया भाई न्यू तो बताओ कि यू क्यों कर क्या हिसाब किताब है। तो एक जज ने बताया अपनी टीम तय अगीसा है, एक नियम होया करे, सिद्धांत जो बड़े बुजुर्ग जानते हैं, नए लोगों को, नए बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। वो सिद्धांत ये कहता है कि भाई जो मानक है ना, मापक है, जो मापक किसी चीज ना मापन वाला, उसकी जो वैल्यू है ना वो मानक से होती है। मखयू सोदा भी यह भी टेढ़ी बात है, एक मापक एक मानक। अगर इसका सीधा भाषा किताब यो है, अगर जे 1 किलो गेहूं तोलने हो ना, 1 किलो घी तोलना हो, तो चाहे 1 किलो का बट्टा लियाओ लोहे का, चाहे लियाओ सोने का, चाहे लियाओ पत्थर, चाहे लियाओ गेहूं के दाने, चाहे लियाओ सरसों के दाने, चाहे घेर लो रेत, चाहे घेरो कबाड़, पर 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम है।
चाहे 1000 ग्राम से क्या एक हो, इस बात पे फर्क नहीं पड़ता कि बट्टा क्या का है, इस बात पे फर्क पड़े को 1000 ग्राम है कि नहीं। जय 1000 तक कम है तो भी 1 किलो नहीं बोला जाएगा, और 1000 तक फालतू हो तो भी 1 किलो नहीं बोला जाएगा। नहीं होता होगा जी बुजुर्गो। इब जब मीटर मापना है, किसी की जमीन मापनी, घर मापना, कुछ और मापना है, फुटा ले लिया, चाहे फुटा हो लो का और चाहे वो सोने का और चाहे वो रस्सी चाहे सूतड़ी ले रहे हो, जब माप पूरा 100 सेंटीमीटर है तो 1 मीटर है, बात खत्म। नहीं होता होगा जी। इसी तरीके तय रुपये का भी कोई ना कोई मानक होता होगा, क्योंकि रुपया किसी वस्तु के मूल्य को मापने का मापक है। तो वो खोजना शुरू करा हमने, और आरबीआई में कागज पाए इसके। आरबीआई में जो कागज पाए, उन कागजा में वह आज भी लागू हैं बुजुर्गों। जो मैं बात कहने लग रहा हूं उसको ध्यान से सुन लेना। उसमें कागज पाए पेपर करेंसी एक्ट 1870 और 1882, कॉइनेज एक्ट 1906, ये 3 कानून लेकर का है। और उसके बाद के और कानून, उससे पहले के और कानून 1934 के अंदर जब आरबीआई बना, उसी टीम उससे पहले मतलब उसको आईपीसी के अंदर डाला गया। आईपीसी की धारा है 230 से लेकर 254, जो कहती है कि रुपये का कभी भी कूटकरण नहीं हो सकता। मतलब रुपये की जो वैल्यू है फिक्स, वह फिक्स ही रहेगी, और जिसने वह उसकी वैल्यू तोड़ी वो जेल जाओगा जिंदगी भर के लिए, यो लिख रखा। और 489 जो धारा है आईपीसी की धारा 489, सेक्शन 489 का ABCDE बोलता है कि अगर किसी ने वो सिक्के लेना देना और वो नोट लेन देन की कारोबारी करी जो नकली हैं, तो वो भी जिंदगी भर के लिए जेल जाओगा। तो हमने बोला भाई फिर यू सौदा के असली नोट कौन से हैं, हमें बताओ। निकल के आया 15 रुपया की एक मोर, यो है स्टैंडर्ड अपना रुपये का। मोर तो सुना होगा जी, क्यों या कर दी मोर, यो कौन बेरा। ये नॉलेज अपने से छुपाया जाता है अगली पीढ़ी से, अपनी को बर्बाद करने के लिए। और ये कौन करता है, स्कूल का मास्टर। और वो कौन है, मारा भाई भतीजा, मारे ताऊ जी। इनको स्कूल में बताया, इनको स्कूल में तनख्वाह दी जाती है हमारी अगली पीढ़ी का ब्रेन वॉश करने के लिए। रट्टे मारी जाओ, याद करी जाओ, इससे जिंदगी बनेगी। क्योंकि इनको भी वही पढ़ाया गया था। ये मारते जो पढ़ाया जाओगा, हम भी अगली पीढ़ी तो वही पढ़ावांगे। और पढ़ाने का काम कौन करेगा, वो करेगा बोर्ड। बोर्ड ने कौन बना होगा, सरकार। सरकार कहां से बनती है, पैसे से। पैसा कहां से आता है, पूंजीपतियों से। तो पूंजीपति कहां से लाते हैं, बैंकों से। बैंकों में कहां से आता है, भारत है नहीं। इसका मतलब पूंजी मारे पीछे ने पूंजीपतियां तक दे देगी सरकार, और फिर उस पीछे ने एक हिस्सा अब सरकार बनाने खातर पार्टियां तक देंदी रहेगी। फिर पार्टी सरकार बनने के बाद में ऐसी नीति बनाएगी कि सारा पैसा उधर सरकता रहे। उसके लिए अगली पीढ़ी को किसी बात का ना पता चले, इसलिए स्कूल में इसी एजुकेशन सिस्टम चालू कर दो, जिससे कि उन बच्चों का मोह भंग हो जाए, अपने परिवार से भी, गांव से भी, डंगरों से भी, जमीन से भी, असलियत से भी, परमात्मा से भी। और उनको घुसा दो अश्लील वीडियो के अंदर, उनको घुसा दो लड़ाई झगड़े की वीडियो गेम के अंदर, उनको घुसा दो विदेश जाने के चक्कर में, उनको घुसा दो लड़कियों के चक्कर में, उनको इस तरीके से घुसा दो कि भाई लुगाई अपने आदमी के ऊपर मुकदमे करा जावे, और गांव का आदमी दूसरे गांव के आदमी अब करा जाओ, और सारी जिंदगी मुकदमे हम काटे जाओ और आपस में बढ़िया जाओ। और पंचायती जो उनसे बनने लग गया, उन पंचायतियां ने भेज दो विधानसभा में, लोकसभा में, उनके कागजात उनके मोहर लगवा के उनने बना दो बेईमान। उनने बेईमान बना के फिर कह दो जब बोल लिया तो तने बेहतर कर देंगे, फिर वो चुप, फिर पंचायती भी नहीं रंदा, फिर गांव में कोई बोलनिया बचता नहीं। शरीफ आदमी नहीं सोचा है, बस नाश हो लिया भाई समाज का, तो कोई बोलनिया ही नहीं बचा। न्यू बने दी होगी जी हैं, शरीफ आदमी चुप हो गया है। अब यह न्यू बन गई, यह करी किसने, करणिया भी मारा बीच का कोई न कोई पाओगा। ये क्या करते हैं, ये देखें कि ये बैठे थे लोग पंचायत में, इबाड़े बैठे थे जो लोग, इनमें तो ज्यादा कौन सा न बेरा है, ज्यादा ज्ञान किसना है। अच्छा इन सारा ज्ञान तो मान लो न्यू कह दो भाई, चल मैं न्यू कह दो भाई मैं बोलने लग रहा, सारा ने बताने लग रहा, तो भाई बोला रहे न ज्ञान हो गया। एक काम करो, इसने यहां इंच पब्लिक तो न्यू कह दो, अक भैया पब्लिक न्यू कह देगी तो इलेक्शन लड़कर तोड़ जा और तो ठीक करिए,
और ओढ़े जान दे और फिर कोई नहीं करता। ऐसा क्यों? क्योंकि अपने को अपनी शिक्षा के अंदर यह बताया गया कि भाई धर्म जो है ना, उसका रूप बिगाड़ के आपके बीच डाला गया। मतलब पंथों को, संप्रदायों को धर्म बोल दिया इन लोगों ने। कितना बड़ा गेम खेला ताकि आदमी धर्म से ही विचलित हो जाए। इन्होंने परमात्मा को स्वरूप दे दिया। जैसे ही परमात्मा को स्वरूप दे देंगे आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। क्यों जी? और आदमी कंफ्यूज तो आपस में बहस करने लगेंगे। एक कहेगा परमात्मा है, दूसरा कहेगा नहीं है। जो सी बात थी वाकड़ी और चली जाओगी। जो सी बात आई थी यार, ये बैठे बैठे मानस एक आधा मान लेने पूछ रहा था, भाई तो नहीं बता रहे तो परमात्मा है कि नहीं, तो बता। अरे बात वाह को नहीं, बात यह है कि करना क्या चाहिए, अपना धर्म क्या है, अपना कर्तव्य क्या है। तो वो क्या देखते हैं कि इन सारे लोगों में से लालची कौन है। लालची आदमी को पकड़ो। लालची आदमी का इस्तेमाल क्या करना है, लालची आदमी से क्या करवाना है, वो मैं आपको बताता हूं। अभी सोने पे आते हैं। 15 रुपए की मोर भी बताऊंगा कि है, बीच में जान के रोक रहा हूं। सुंदरी होत बात ने। सुनार अपने हर गांव में होया करता, बेरा होगा आपने। और सुनार को सिक्के बनाने की परमिशन थी, यो भी पता होगा आपने, सोने और चांदी के। और उन सिक्कों की गारंटी ये थी कि मिलावट नहीं पानी चाहिए, नहीं तो जेल में जाओगा। ना चांदी के सिक्के में मिलावट हुई थी, ना सोने के किसी सिक्के में मिलावट हुई थी। और पूरा सोना चांदी आराम से हर गांव के पास ये था। धातु की जो वैल्यू थी और जो रुपए की वैल्यू थी वह बराबर थी। अब जब यह प्रोसेस चल रहा है तो थोड़े दिनों के बाद व्यापारियों ने, जिनको आना जाना पड़ता है, उन व्यापारियों ने एक स्कीम बनाई। यो सारा गेम तो जिबा होगा जी समझ में। मैं आपने पहले बता दूं, हम 3 दिन की एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लाया करा जिसमें हम पूरी कहानी समझाया करा। तो मैं भी उस कहानी के चैप्टर के नाम बता के जाऊंगा बस आज, क्योंकि घंटे 2 घंटे में तो बात समझ में आने की है को नहीं आ। जोन सी बात मैं आपने बताने जा रहा हूं। और जब समझ में आवे नहीं, फिर न्यू एक एक बात समझ में आ जाए कि न्यू बिगड़ रहा है और न्यू ठीक होगा, यो ठीक करेगा, पहले इसका मतलब चालू हो जाओगे आप उल्टे रास्ते। क्योंकि मेरा क्या मानना है जी, मेरा यो मानना है बुजुर्गों कि जय किते जाना है, जिंदगी का जो मकसद है, जिंदगी का जो रास्ता है, जिस दिन समझ में आ जाए कि उल्टी राह लाग लिए थे, उदन यू टर्न लेने में कोई नुकसान नहीं। क्यों जी? मान लो मैंने मसूदपुर आना था और मैं किते और न्यू निसार वाले रास्ते पे चलता रंदा, जिब समझ में आ जाए कि उल्टे राह आ गया, मसूदपुर का तो मोड़ पाछे रह लिया, मुड़न में फायदा है, आगे चलने में फायदा है जी? मुड़न में फायदा है, क्योंकि जाना तो जितना उड़े जाना पड़ेगा, उसके लिए तो वही रास्ता अपनाना पड़ेगा जो रास्ता वहां जाता है। इसलिए मैं ये बात बताऊं हूं कि जिस दिन समझ में आ जाएगा अपने गांव के नौजवान गए, इस देश को वापस हम उस कंडीशन पर ले आ सकें जैसा ये देश था। वो क्या था कि ऋषि प्रधान नहीं था तो क्या था, वो भी मैं बताऊंगा। उस बीच में रह जाए तो पूछियो। लेकिन सवाल जिससे मैं शुरुआत करी थी वो इसलिए कि जुकर सुनार सोने और चांदी के सिक्के बनाने लग रहा है, तो दूसरे देश में जब जाया करता या प्रदेश में कोई महेश डांगर घोड़ा गाड़ी मसाले बेचन कोई जानता, तो वो सुनार न्यू कहते कि तू एक काम कर, इसने सोने और चांदी के जो सिक्के हैं तेरे, इनने कोई लूट लेगा, तू मेरे पैड़ा तो पर्ची बनवा ले, और पर्ची लेके उड़े दे दिए, वो तने उड़ जाके तेरा सोना पकड़ा देगा, थोड़ा मोटा नॉमिनल सा चार्ज काटेगा। लोग आ गया, बात समझ में आ गई। जो गरीब आपा के करा, हाँ देखो आपने को, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये साइकोलॉजिकल खेल होता है। आपने कोई न्यू कहा है कि जब लाइसेंस तो दोगे, तो मोबाइल का सिम एक्टिवेट होगा 3 दिन में, चालू होगा 3 दिन में। अर्जा आधार कार्ड दोगे तो गेल की गेल चालू करके दे देंगे। तो फिर आप क्या करना चाहोगे? आधार कार्ड दे दोगे। जब आपने न्यू को बैंक में जाओगे, बैंक मैनेजर का पैसे को नहीं बैंक में, दोपहर तक बैठ, दोपहर न कह आए को नहीं, तो शांत ही बैठ, काल ना आजिए। अर्जन न्यू कहता तू एक काम करना है, तो मोबाइल से ट्रांसफर कर देना है, और चल भाई कर दे, न्यू कर दे। तो आप क्या करेंगे? उड़ा बैठ के बाट देखेंगे रुपये की, कि मोबाइल से ट्रांसफर कर देंगे। हर व्यक्ति नहीं, प्रकृति का नियम है कि जहां आसान है वहां जाना चाहता है वो। पानी को यहां डाल दोगे, जहां ढलान होगी वो चल पड़ेगा, ठीक है। और हर व्यक्ति आसानी से जिंदगी जीना चाह रहा है, उसको लगता है आसानी से जिंदगी जीने में सुख है, उसको ऐसा लगता है कि नहीं, वो अभी सामने आएगा आपके। तो उसने देखा
कि इतना सोना चांदी लेके जाने की जरूरत को नहीं, एक पर्ची पे लिख रखा है और उस पर्ची की वैल्यू सोने के बराबर है, उड़ जाके वह मिलने लग रही। भाई जो करीब आपा पर्ची बना दे, भाई 10 चाह दुकानदार बना दे ना, पर्ची चाह आएगी 10 चाह, उसमें चाह तो को नहीं उस पर्ची में, पर उस पर्ची की वैल्यू 10 चाह के बराबर है, उसने जब दे होगा वह पर्ची मिल जाएगी। उन्हें उन 10 चाह की कीमत के पीछे देने हैं, उन्हें 10 चाह मिल जाएगी, यानी वह जो पर्ची है उसमें 10 चाह है। इसी तरीके से इसमें आपा आड़ती पे जाया करा, वो पर्ची बना के दे दे भाई 500 लीटर डीजल की दे देना जी, किसान जाके उन्हें डीजल की वैल्यू ले ले। अब असली धन पीसा है को डीजल है, वो डीजल है और पैसे से उसकी वैल्यू मापी गई, इसका मतलब पीसा भी धन के बराबर होना चाहिए। और यह बात अपने बुजुर्गों ने पता होगा सारा ने कि जितने नोट आरबीआई छापता है या सरकार छापती है उतना सोना सरकार द्वारा दरिया होना चाहिए। यह बात तो सुनिए जी आपने, मन ने बढ़िया पते सुनी थी आज बात तो जी, क्यों जी, कितना सोना होना चाहिए या किसी ने नहीं सुनी आज तक। सुनिए आपने, किसी पे भी न्यू नहीं, न्यू तो बेरा रुपये के बराबर सोना धरना है उड़ा, न्यू कौन बेरा कितना धरना है 1 रुपये के बराबर। तो सोना धर के पर्ची देने का पुराना रिवाज है, उस पर्ची पे लिख दिया करता वो बढ़िया, वो जो सुनार था वो लिख दिया करता मैं धारक को इतना सोना देने का वचन देता हूं। बाद में सोने का नाम रुपये में कन्वर्ट कर दिया तो फिर लिखने लग गए मैं धारक को इतने रुपए देने का वादा करता हूं। आपके कागज पे भी लिख रखा है, जो आपको कागज दे रखी, जो पर्ची दे रखी ना, नोट है यू बेरा ना, सब ना नोट है। मैंने एक फर्क देखा, मैं आपने बताऊं, जब मैं आपने न्यू पूछूं, देखियो जो आपके दिमाग में सबसे पहला शब्द आवे सिर्फ वो बोलना है, ठीक है जी, सबसे पहला शब्द आवे वो बताना। यो क्या है ताऊ, क्या का अजी के है जियो 100 का नोट। और भाई छोटा बच्चे के है भाई यो 100 रुपये की न गया। हाँ, एक कह रहा कागज का नोट, एक कह रहा 100 का नोट, अरे एक कह रहा 100 रुपये, है ना। ये 3 लाइना में फंसा रखे हो आप। जयू कागज का नोट है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, जयू 100 रुपये हैं तो फिर रुपया यो ही होना चाहिए। फिर इस पर न्यू कहते लिख रखा मैं धारक को 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। अरे जो 100 का नोट है इस पर लिख रखा, गवर्नर ने साइन कर रखे कि जिस पे भी वो नोट है मैं उसको 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। वह 100 रुपये के हैं, वो किसी ने लिए आज तक जाके गवर्नर पे नहीं लिए, क्योंकि आपा ने के लागा है कि आपा ने ये दे दिए। ये सुनार के साथ ये शुरू में हो लिया कि सुनार ने जब सारे को पर्ची बांट दी और लोग पर्चियां नहीं लेन देन लागे, बेरा ला गया भाई जितना भी सोना धरा होगा इस पर्ची के बदले में सोना मिल जाएगा। समझ आए नहीं समझे भाई, सोना धरा सुनार दो रहा है, उसकी पर्ची बनवा ली। उन पर्चियां तक किसी ने मांस लेनी, किसी ने गां लेनी, किसी ने मकान बनाना, किसी ने जमीन लेनी, किसी ने गाड़ी लेनी, घोड़ा लेनी, जो लेनी अपनी ले ली। उन्हें जाके जब सोना चाहिए तो सोनार पे तो सोना ले लिया, नहीं तो आप पर्ची देगा ना अपना सामान लेंदे रहे। वह पर्ची चलती रही। पर्ची आने तक पहले आप लोग असली धन के बदले असली धन लिया कर दे। अगर आपके ध्यान हो तो कापी लेनी तो घर तक 1 कटोरी दाने ले जाया कर दे, किताब लेनी पिलसन लेनी तो दाने ले जाया कर दे। दाने दे के सामान लिया इनका अपना पुराना रिवाज था, धन के बदले धन। क्यों जी, फिर इब भी सब्जी लेने लग रहे, मतलब दाने के बदले आप सब्जी ले वहां, तो दाने की वैल्यू रुपये में आई और सब्जी की वैल्यू रुपये में आई, वो दोनों का मोल देख के देख ले। इसका मतलब यो जो रुपया है यू दाने के बराबर है, सोने के बराबर है, घोड़े के बराबर है, मतलब किसी ना किसी सामान के बराबर है यू रुपया। तो यो रखना मुश्किल ना हो जाए इसीलिए इसका एक स्टैंडर्ड बनाया। स्टैंडर्ड क्यों बनता है? स्टैंडर्ड न्यू बना है, मनमाना मैं इस कुर्सी का माप देखने लागू, कोई नहीं कहा भैया कुर्सी कितनी, इसकी चौड़ाई कितनी है, तो मैंने माप की ना न्यू करके 1 2 बलात की है, या बात झूठी है सच्ची है जी, 2 बलात की है? हाँ जी सच्ची है या
ना, यह बात झूठी है कि या 2 बिलात की है। मैं छोरे ने कह दूं तू आ बेटा देखिए तेरी बिलात 2 कितनी की बनेगी, इसकी मजा घनी बनेगी, और किसी का बड़ा हाथ होगा मेरे भी उसके में 2 तो थोड़ी बनेगी। तो या 2 बिलात की नहीं है, या देवेंद्र की 2 बिलात के बराबर हो सके, लेकिन देवेंद्र के 2 बिलात के बराबर सबकी बिलात नहीं है। तो इसीलिए ये स्टैंडर्ड बनाना पड़ा कि भाई एक काम करो, कोई ऐसा मीटर बना दो जिसमें चाहे छोटा बालक नापो, चाहे को बड़ा नापो, अनपढ़ नापो, चाहे पढ़ा लिखा नापो, बराबर आवे, किसी के ठगी ना हो। मानक इसलिए बनाया जाता है किसी के ठगी ना हो। तो गेहूं के बदले दाने, गेहूं के बदले घड़े, पेंडे, कुलिया, चुगड़े, सब्जी, लुहार पे, कमार पे देने का अपना पुराना रिवाज चल रहा था। तो किसे गेला ठगी ना हो, इसीलिए उन बुजुर्गों ने मानक के रूप में गोल्ड को रखा हुआ था। क्योंकि गोल्ड एक ऐसी था, अब गेहूं दर दिए मान लो साल पाछे हुए, 2 साल पाछे खराब होने लग जावे, सीलन आ जावे, खराब हो जाए, घना सामान चाहिए, तो एक कर दे अगर भाई 20 क्विंटल गेहूं के बराबर जितनी 20 क्विंटल गेहूं की कीमत उतना ये गोल्ड दर दो, तो गोल्ड थोड़ी ही जगह में आ जाए। अब अभी तो बड़ा नोट चावा है ना भाई, 100 के 100 नोट हो तो कितना बन गया 10,000 रुपया। आप सोचा कि चल बड़े नोट होंगे तो थोड़ा में आ जाओगे। इसी तरीके से आप रखने का ये रिवाज अपना पुराना है। तो गोल्ड को स्टैंडर्ड बना दिया हर चीज के मुकाबले। तो सुनार से गोल्ड के बदले में पर्ची लेने का रिवाज चल पड़ा, और पर्चियां ही बाजार में चलने लगी। हर गांव को यकीन, गांव के हर व्यक्ति को, देश के हर व्यक्ति को यकीन हो गया कि भैया जी ये पर्ची के बराबर कीमत गोल्ड की है, और ये आपने अपनी जबान से बोला है कि इस रुपये के बराबर का सोना धरा है सरकार पे मारा। हमने इसकी खोज करी और पता करा कि ये सोना कितना है, तो पता चला 15 रुपया के बराबर, 1 मोहर के बराबर का सोना है। आज भी अगर किसी के घर पे चोरी हो जाए और या सीबीआई की रेड पड़े और उस रेड में अगर बाय चांस मोहर मिल जाए तो उसमें लिखा जाता है 15 रुपये, मोहर नहीं लिखा जाता, 15 रुपये लिखा जाता है। इसका मतलब आज भी 1 मोहर 15 रुपया की है। अब मैं इसको यहां इस बात को रखूंगा, मोहर क्यों हुआ हुआ एक बात के पीछे बताऊंगा। सुनार पे तो पर्ची चालन लग गई, सनारी के घर में ब्याह आ गया। एक दिन सनारी बोली अकेले यू सोना धर ले और मैंने इसकी पर्ची बना के दे दे, मैंने छोरी खातर गाड़ी ले आनी है, सूट ले आने है, दूसरी चीज ले आनी है। सनार बोला तू बोली है गे, अपनी पर्ची चालन लग रही, आपने भी सोना धरने की जरूरत है गे, इन्हें तो ले जा अपना घर भीतर दर अपने आले गोल्ड ने, तो तू पर्ची ले जा, बोल कितने की चाहिए। अब ले आऊंगी 1000 रुपया सामान या लाख रुपया का, चाहे 50,000 का, जितने का भी उसने लिखा उन्हें पर्ची बना के दे दी। अब दुकानदार तो रह गई सामान लेने, गाड़ी चाहिए। अब सनारी आ रही है, उस पर थोड़ा ना शक करेगा यो, उन्हें के बराबर बिना सोना दरे पर्ची बना रखी। फिर एक दिन वो बोला यार कदे सनार ने न्यू दे दी वो बना की, बोला अच्छा चेक कर लें भाई पर्ची असली है कि नकली है। अब वो पर्ची आके सुनारते दी, अभी इतने लोग आगा तो सोना दे रहा है उस दो रहा, उन्होंने तो पकड़ा दिया, अगले ले जाए इतना सोना, इतने रुपया इतनी पर्ची के बराबर इतना सोना। 2-4 ने चेक करी, उन्हें बेरा लगा ना भाई सनार पूरा पक्का। ये मैंने न्यू बताओ वह जो पर्ची है वो असली है कि नकली है? और जो वह सनारी महेश लेकर आई और डांगर लेकर आई, जो गाय लेकर आई और जमीन खरीदी, मकान खरीद के दे दिया छोरी तक गिफ्ट, वो असली है कि नकली? अच्छा, यानी कि नकली पर्ची के बदले असली धन ले लिया। एक जब यह नोट छपन लग गए आरबीआई में सोना दर के 1 मोहर के बराबर, तो एक बड़ा उद्योगपति था, आजकल आपा का वहां अंबानी अडानी की सरकार है, उन दिनों में दूसरी सरकार होया करती, वह टाटा बिरला की बोला करते। ये टाटा बिरला बोले अगर फैक्ट्री लानी है और जमीन चाहिए है, और जमीन ने तो किसान मां कब है, किसान तो जमीन ना बेचे, अगर जमीन नहीं बेचे तो एक तरीका है, धक्के तो नहीं ले सकते किसान पे, तो लट्ठा लेगा, यूं तो मरा बेटा डोल बांगी कर दे पड़ोसी तो कसी चाल जाओ तो है, यूं तो 1 इंच भी ना दे, धक्के तो नहीं ले सकते। अच्छा बेचे नहीं, रुपये के बराबर नहीं बेचे, क्यों धरती ने मां का है, ठीक। अच्छा नहीं ना बेराग धरती असली धन है, उन्हें न्यू भी पता। फिर क्यों समझ आओ, फिर न्यू काम करो, गांव में जाके पता करो जमीन का रेट क्या है। अगर जमीन का रेट है 2 लाख का किला,
अच्छा गांव में तो बेईमान से मानस तो जिन्हें थोड़े सुतरे लत्ते पाने का शौक हो, गाड़िया में चालन का या मोटरसाइकिल पे चलन का शौक हो, इसे मानस तो लो, उन्हें बुलाओ। उसकी गेला है कि लाला का आदमी कहेगा नुका बात सुन, तेरे गांव में 2 लाख का रेट है, मैं तेने 5 लाख का दूंगा शाबत, तू चक 4 लाख के शाबत ले, च 3 लाख के शाबत, मैं तेना 5 लाख। इब सनार ने पर्ची बना के दे दी, बैंक ने छाप की, उद्योगपति थे इब भी देने लग रहा ना उद्योगपति थे पर्ची छाप के, भाई पर्ची छाप बना सोना धरा और वो पर्ची दे के उससे याद होगा आपके उन दिनों में दिल्ली तक लाले आया कर दे गाड़िया में 5-6 बोरिया में नोट भर के, बोल रेट के लिए होगा 2 लाख की जमीन का 2 लाख का रेट होया करता, 3 लाख क्यों कर दे देगा भाई। आपने ईसा मानस देखा होगा ना, जिसने ईब बे ईब घर में गाड़ी लेकर आया 10 लाख की, फिर घर क्या खातर सामान लाया, घर वाली खातर सोने के गहने लाया, और वो राम आंदिया मन मन रिक्शा वाले गला 5 रुपया पलट ले। ओ आदमी उसकी घर वाली मनमाना गाड़ में 2 मिर्चा पर हरे धनिए पलट ले सब्जी वाले के लिए, अरे भाई तन तो लूट मचा रखी रे न्यू कह वो क्यों करता है, क्योंकि उसको लगता है कि जो मैंने 5 रुपये देने हैं या मेरी मेहनत की कमाई है, इसकी मेहनत उसके बराबर नहीं है, जात है वैल्यू फॉर मनी नहीं है, इसलिए वो उसके साथ बहस करता है। अब कोई आदमी 5 रुपये देन दिया ना भी सोचे जिसने मेहनत कर रखी हो, जिन्हें फ्री की पर्ची मिल रही है वो तो दे सके 2 लाख के रेट की जमीन का रेट 3 लाख है। जमीन बदी नहीं आज तक, वो 1 किला है, जमीन के अंदर से पैदावार करोगे आज भी उतनी पैदावार हुआ है, तो ऐसा कैसे हो गया कि एक आदमी के पास पर्चियां आ गई, क्योंकि वो सनारी है, क्योंकि जिसने गोल्ड रखना था बिना गोल्ड रखे और जो पर्ची छाप दी वह है नकली। कितना गोल्ड रखना चाहिए, जो नियम है वो है 15 रुपया की 1 मोहर, और मोहर में होता है 1 तोला सोना। यानी अगर आपके घर में आज पुरखिया की 2 मोहर पड़ी पा जाए और सरकार में बैंक में जाओ जमा कराने तो 30 रुपया में ले होगा बैंक, और उसमें 2 तोले सोना है। सुनार पे जाओगे तो वो गोल्ड के हिसाब से लेगा, और जब सरकार ने अपने कागजा में लिखना पड़ा तो भी 15 रुपये लिखे 1 मोहर के बराबर। 1 तोला सोना कितना हुआ, 1 तोला कितना हुआ जी? जी नहीं, यो भी आपको झूठ बकाया गया है ना, 12 ग्राम भी गलत, 12.25 ग्राम के करीब होता है, असली होता है 11 ग्राम और 664 मिलीग्राम, एग्जैक्ट यो अमाउंट है। 1 तोले का वजन है 11 ग्राम 664 मिलीग्राम। जब 11.664 को जब 15 से भाग दिया जाता है तो 1 रुपए की असली कीमत आती है, जिसका असली मान है 777 मिलीग्राम सोना। फिर न्यू कुकर है, अक भाई 664 11 ग्राम 664 मिलीग्राम। हाँ अच्छा, फिर न्यू कुकर है, अक मैं कह रहा हूं 1 रुपये में 770 मिलीग्राम सोना, तो वह 770 मिलीग्राम का तो आज के टाइम पे जो रेट है वो लगभग 5000 के करीब बने। इसका मतलब 1 रुपये में 5000 रुपये कुकर बनेंगे, यो भी समझ बार है। फिर मेरा लग गया कि जो 1 रुपया है वो तो भारत सरकार का है, वो तो भारत का है, और जो बाकी के रुपये हैं 1 रुपये के ऊपर वो आरबीआई के हैं, रिजर्व बैंक के हैं। फिर पता चला रिजर्व बैंक भारत का है, पता चला ना भाई ये तो भारत का तो कोई नहीं, ये तो 1934 में बनाया था, और ये तो अंग्रेजों ने बनाया था, और अंग्रेजों ने भी यो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के मतलब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आरबीआई एक्ट 1934 के हिसाब से बनाया था, 35 में चालू कर दिया था। और उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट बोला जाता था बैंक उसको पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड को, और उस पर लिखा होता है गारंटीड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा ई बाड़ा इन अखबार में चालू कर सेंटर की सरकार आपने किसकी लाग है, जनू तो आप भारत की सरकार ने सेंटर की सरकार कर दो। हमने आरटीआई डाल के पूछ लिया अग भाई सेंटर की सरकार के नाम बताओ, तो सेंटर की सरकार के उन्हें 3 नाम बताए, भारत के जो सरकार बैठी है उसके 3 नाम हैं। जब पासपोर्ट के ऊपर लिखा जाता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और जो
कोर्ट में जो भाषा होती है सरकार के साथ, अगर किसी का झगड़ा मसला होता है तो वहां नाम होता है यूनियन ऑफ इंडिया। पता है ना आप लोगों को, वहां पे होता है यूनियन ऑफ इंडिया और यहां लिखा होता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया पासपोर्ट पे, और जो दस्तावेजों में साइन होके आते हैं वहां लिखा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये तीन ही नाम है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं है ही नहीं, कहीं नहीं है, बल्कि हमारे संविधान के अंदर यह लिखा हुआ है कि भारत जो है, इंडिया जो है, वो यूनियन ऑफ स्टेट है। उसमें लिखा है यूनियन नॉट सेंट्रल। सेंट्रल को रिजेक्ट किया है अपने संविधान ने। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गारंटी है वह किसकी गारंटी है? बैंक ऑफ इंग्लैंड की, बैंक ऑफ सेटलमेंट जो इंग्लैंड में बैठा है, जहां पर सोना रखा जाता है। कमाल की बात यह है कि 2014 में जब सरकार बनी तो सरकार बनने के कुछ दिनों के बाद मोदी जी ने 200 टन सोना इंग्लैंड भेजा था, जिसके जवाब में अरुण जेटली ने यह बोला था कि हमने ये सोना सुरक्षा कारणों से इंग्लैंड भेजा है, क्योंकि ये पैसा रिजर्व बैंक का था और रिजर्व बैंक का पैसा हम यहां नहीं रख सकते, क्योंकि रिजर्व बैंक यहां का नहीं है, वो डिसाइड करेगा उसका सेंट्रल बोर्ड। और सेंट्रल बोर्ड होता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसको बोलते हैं, वो होता है जो प्राइवेट कंपनी होती है। और हमारा जो रिजर्व बैंक है उसके जो केंद्रीय बोर्ड है, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, उसमें बैठा है रतन टाटा, नंदन नीलकेणी, आनंद महिंद्रा। जो भी सरकार करती है इनसे पूछ कर करती है, यानी आपके पास आदेश सरकार का आएगा, लेकिन असलियत में अमली जामा ये पहनाते हैं और ये तय करते हैं कि किसको छापकर कितना देना है। तो किसान का जब 100 किलो टमाटर आया तो 5 रुपए किलो के हिसाब से सारे देश की मंडियों में आ गया। अब नोट छाप के अडानी को पकड़ा दिए और अडानी ने अपने साइलों में वो टमाटर बंद कर लिया और कह दिया टमाटर खत्म हो गया। तो अब वही टमाटर का रेट वो नकली नोटों ने तय किया और फिर आपने अपनी असली मेहनत से कमाए हुए धन से वो टमाटर फिर खरीदा। यानी वो अपनी नकली पर्चियों को असली बनाते रहते हैं, अपने को कर्जा दे करके। नहीं जी, अब इसका इस्तेमाल किसने किया? इसका इस्तेमाल कैसे किया? आपके ही गांव के आदमी के जरिए। आंगनबाड़ी वर्कर और आशा वर्कर, आंगनबाड़ी ने अपने समाज में क्या किया ये बताओ जी। चलो आंगनबाड़ी का एक योगदान बताओ। आंगनबाड़ी का कोई एक योगदान बताओ। नहीं बेरा, मतलब कुछ दिखता तो होगा भाई, आंगनबाड़ी का यो फायदा हो गया। मैं बताऊं आपने, मैं बताऊं आंगनबाड़ी का फायदा। आंगनबाड़ी का एक फायदा होया कि जब गांव में कोई 40 किल्ला का जमींदार हो ना, उसकी लुगाई अपने पोते ने गोदी में ठा के हाथ में कटोरा ठा के चलन लगी। इसके हर आदमी को भिखारी बनाने का काम किया उसने। आंगनबाड़ी ने यह बताया आपको कि आप अपनी औलाद नहीं पाल सकते। आंगनबाड़ी ने यह बताया कि अपने बच्चों को यह कबाड़ खिलाओ पैकेट का। आंगनबाड़ी ने यह बताया कि घर तक कटोरा ठाका आया करो फ्री का सामान लेने खातर। यही काम आंगनबाड़ी ने किया। और आंगनबाड़ी के बाद आप आ जाओ आशा वर्कर। अच्छा, आंगनबाड़ी की एक और बता दूं कहानी है, कोटा पे बताऊंगा। आंगनबाड़ी ने क्या काम करा? इसका छोरा इतनी उम्र का है, इतना वजन है, इतनी हाइट होली, इतना रह गया। अपने 6 फुट के नौजवान होया करते पहले, वह घटते चले गए, इसका डेटा चला गया। क्या आप में से किसी को मालूम है कि आंगनबाड़ी के पास 18 रजिस्टर हैं आपके घर की सारी जानकारी देने के लिए? किसी ने भी नहीं पता। आंगनबाड़ी वर्कर के पास 18 रजिस्टर हैं जो आपके घर की हर चीज की जानकारी देते हैं कि इसका यो आदमी घर का आर्डर है, यो घर का आर्डर है, यो घर का मानस यो करा है, इसके बालक इतने बड़े हो गए, इसका ये इंजेक्शन लाग लिए, इसका ये बीमारी है, इसका यो हिसाब किताब है। जब यो ऑनलाइन नहीं आया था ना,
मोबाइल जब आपके हाथ में नहीं दिया था, उससे पहले आंगनबाड़ी वर्कर करा कर दियो काम, जो मोबाइल करने लग रहा, सारा डाटा आप ऑनलाइन डालो हो। आंगनबाड़ी वर्कर के पास 18 रजिस्टर हैं और एक भी रजिस्टर भारत सरकार का नहीं है, यूनाइटेड नेशंस का। 18 रजिस्टर, और प्रोग्राम का नाम है ICDS प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। वो ये बता रहे हैं हमने बालक पढ़ने नहीं आते, हम बताओगे तुमको बच्चे कैसे पढ़ने हैं, ठीक है जी, वो ये बताते हैं। और आंगनबाड़ी वालों ने सारी डिटेल दी। अब उस डिटेल का फायदा क्या होया? उस डिटेल का फायदा ये होया कि सरकार ने कौन से नियम बनाने हैं ये उद्योगपति तय करता है। अब एक अंदाजे लाकर बताऊंगा मैं आपने, क्योंकि उससे आपको मैं बीज डाल रहा हूं आपके दिमाग में आज बातों के, उससे आपको क्लैरिटी आएगी। एक टाइम पे गांव के एक आदमी तक टेलीविजन दिया उन्होंने। वो टेलीविजन आया या तो गांव के सरपंच पे, या आया वो फौजी था, या कोई बनिया था, या तो पैसे वाला आदमी था उस पे। तो लोग जान लगे उड़े रामायण देखन। रामायण तब पहलम, रामायण से पहले उसमें राजा हरिश्चंद्र फिल्म आई थी, और राजा हरिश्चंद्र का जो किस्सा हमने सांगा में सुन रखा था वो एक किस्सा फिल्म में था, और कत्ती जमा बढ़िया होंदा दिखे था। तो गांव के जो बुजुर्ग बूढ़े लोग थे सब ने न्यू सोचा बट टेलीविजन में तो कत्ती सच्ची बात आवे है, यह बात पहली फिल्म था उन्होंने सेट कर दी। ठीक बात। फिर आई रामायण। रामायण का तड़के ते लेकर सांझ तक देख दे लोग, मतलब बाट देख दे पूरे 6 दिन। फिर रामायण देखने लग गए। रामायण खत्म हुई तो महाभारत आई। महाभारत आई तो श्री कृष्ण आई। इसी दौरान आपके चित्रहार चालू हो गए। क्यों जी? चित्रहार चालू हो गए। चित्रहार के बाद फिर फिल्म आने लगी। अच्छा एक बात बताओ, जब टेलीविजन नहीं था उस टाइम पे बिजली भी नहीं थी। बिजली टेलीविजन के लिए दी थी आपको? कदे नहीं सोचते हो कि टेलीविजन देखने लागो था मैं, इसलिए बिजली आई। अच्छा जब बिजली आई जब बिजली दे दी उनने तो आप टेलीविजन में कहानी आनी शुरू हुई। अच्छा एक सिंपल सी बात, घर में जब 2 भाइयों की लड़ाई बज रही हो, सॉरी गलत बोल गया मैं, आप अन्यू कहता उनके घर में महाभारत हो रही है तो उसका मतलब क्या है? मतलब भाइया में महाभारत का मतलब लड़ाई। देखो कमाल की बात, महाभारत में इतना बड़ा ज्ञान था, श्री कृष्ण का ज्ञान भी था और भाई उसमें गीता ज्ञान भी था और उसमें सारी चीज थी, लेकिन उसमें तो आप लोगों ने सिर्फ एक बात पकड़ी, महाभारत का मतलब तो भाइयों की लड़ाई है। ठीक बात? या तो आपने पकड़ रखी, मन थोड़ी क्या। अब दूसरी बात, शाही चूस है। शाही चूस ने आप लाल रंग में न्यू बता दो शाही चूस तक यो हरा रंग है, यो लाल रंग है। और मैं भाई देख सुन बात सुन, तेरे पे पीछे ला रहा है, तेरे पे बहुत मेहनत कर रहा है कि लाल रंग बहुत बुंडा होया, तना वो नहीं चूसना, बस हरा हरा चूसिए। न्यू उसके मैं लाल में डालूंगा तो लाल न चूसेगा और हरे में डालूंगा तो हरे न चूसेगा। शाही चूस की तो यह आदत है। इसी तरीके से बच्चे की यह आदत है कि वो जो भी देखेगा हर चीज सीखेगा। अपने बुजुर्गों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन है, एक गलत धारणा है कि बालक ने अच्छी अच्छी चीज सीखनी चाहिए ना। आपने अपने समाज में जो भी चलता कर रखा है वो वहां से हर चीज सीखेगा। वो रामायण से यह भी सीखेगा कि राम ने अपनी पिता की वचन के लिए अपना राजपाट छोड़ के जंगल में जाना स्वीकार किया, लेकिन वो ये भी सीखेगा कि किसी की लुगाई ने ठा लिया करें रावण पे तय। क्यों जी? आपने जब भीष्म पितामह ने भी छोरी ठाई है किसी की, तो छोरी ठाना पहली बार रामायण और महाभारत में सिखाया है। उस तक पहले हम गांव में कोई कहानी में छोरी ठाने की कोई कहानी हो तो बताओ, है थी जी?
टेलीविजन के आने तक पहले गांव में कोई छोरी ठाण की कहानी नहीं थी, ना दादी ने सुनाई, ना नानी ने सुनाई, ना किसी किताब में आई। टेलीविजन ने पहली बार बताया कि छोरी ठाई जा सके। टेलीविजन ने पहली बार बताया कि राम के नाम पे तीर भाले चाल सके, जय श्री राम का नारा लाओ और तलवार गिर काट दो। यह बात पहली बार टेलीविजन ने सिखाई है। हमारे बड़काता है आज जो बीजेपी का समर्थन करने वाला आदमी, जो राम के नाम पे बीजेपी को समर्थन कर रहा है ना, वो आदमी है जिन्हें बचपन में रामायण देख रखी है, जो इसके बचपन में जय श्री राम, मन ने भी जय श्री राम कह के न्यू कट्टे उड़ा अपने भाईचारा। छोटे छोटे थे हम, बुगिया चढ़ कर न्यू कूदा करते, बांदरा की डाल रहे न्यू, एक दूसरे को तलवार चलाया नहीं करते जी, वह सनकुतरा के आगे ला कर न्यू तीर चलाया करते, जय श्री राम का नारा ला की। मतलब मन ने जय श्री राम का मतलब सिर्फ एक ही सुना है आज तक बड़का पे, हिंसा हिंसा और हिंसा। नहीं तो हमारे गांव में राम राम भाई, जय राम जी की, राम तो बरिश गया, राम बेरानी के करवा होगा, राम ने तो न्यू कर दिया, तड़के लेगा राम राम राम, ले राम का नाम बोल देगा भी हाथ मारते न्यू कहा करते, ले राम का नाम भाई, न्यू नहीं कहा करते थी। राम तो कदे महाराज तक गया ही नहीं दूर, लेकिन जय श्री राम का मतलब राम नहीं था। ये टीवी ने बताया हमको। हाँ, वो टीवी ने बताया। पहले अनाथ आश्रम टीवी में आया, रेप करना टेलीविजन ने सिखाया, अपने परिवारों में षड्यंत्र करना टीवी ने सिखाया, पैसे के पीछे भागना टीवी ने सिखाया। अगर उसका बाप मेले लत्ते पार रहा और कॉलेज के बड़का में खड़ा हो तो बाप ने पछाणते नाट जाओ और न्यू कह दो तुम्हारे घर का नौकर है, ये फिल्मा ने सिखाया। अपना बाप किसान है ये बता दिया ना, शर्म आने लग जाए, ये टीवी ने सिखाया। अंग्रेजी बोलेगा तो इंटेलिजेंट होगा, ये टीवी ने सिखाया। आपके घर तोड़ने का काम टीवी ने सिखाया। इसीलिए उनका प्लान था कि इन लोगों के हर घर में टीवी जाना चाहिए। जब सबके घर में टीवी चला गया तो टीवी के साथ साथ टूथपेस्ट भी चली गई, पैकेट का दूध भी चला गया, पैकेट का मक्खन भी चला गया, मोटरसाइकिल भी चली गई, दही भी पैकेट की आ गई, मक्खन भी चला गया, टीवी ने लस्सी भी बिकने लग गई। न्यू भी बताया कि भाई पराठा के कोल्ड ड्रिंक पिया करो। उस टीवी ने बताया अक्चई कितना ही नाश हो जाओ कोई दिक्कत नहीं, डर के आगे जीत है, टॉयलेट क्लीनर पियो कोई चक्कर को नहीं। टीवी ने बताया हम रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है। टीवी ने सिखाया मिल बैठेंगे 3 यार, फलाना 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 सोडा है, फलानी विस्की होगी तो मजा आओगा, फलानी दारू होगी तो मजा आओगा, और हर चीज की एडवर्टाइजमेंट, हर चीज की मसूरी लुगाई पे करवाई, मारी बाण बेटिया पे करवाई। दोनों मारी बाण बेटी बिकाऊ सौदा है, बेचन खातरे पैदा हो रही है, और समाज ने इसको गोरे नहीं करा, किसी ने बैठ के चर्चा ही नहीं करी, किसी ने सोचा ही नहीं कि हमारा नाश हमारी आख्या आगे करन लाग रे। जब न्यू देखा इसी फिल्म लानी है, जिन फिल्म जो फिल्म पूरा परिवार बैठ के नहीं देख सकता, इनके सारे के दिमाग में कचरा भरना है, तो फिर एक तरीका अपनावा है। अग भाई फिर ये सौदा देखा कि भाई ये तो भाई सारा कुणबा, ये तो बल्कि पूरा मोहल्ला एक उसमें देखा है, एक जगह देख ले, बाद में एक आधे ने टिकट लानी शुरू करी, एक आधे ने धमकाना शुरू करा, कोई किसी की पांद तोड़ दंदा, कोई किसी का सामान तोड़ दंदा, कोई कुछ छेड़ दंदा, तो फिर जिनका घर था वो गुस्सा हो जाता, जो गुस्सा हो जाता तो मैंने बोला हम अपना ठा लाऊंगा भाई, फिर अपना अपना टेलीविजन ले आए, सबके घर में टेलीविजन हो गए, सबके घर में टेलीविजन, जो टेलीविजन में देखा करते वह सौदा भी लिया है सारा सामान। ये बोले भाई फिर क्यों कर करा भाई, ईब इनका नाश करना है, ना 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 ना, इससे पहले मैं एक और काम करा, फिर इन्होंने कहा कि एक काम करो, ईब जब सेल बढ़ानी हो, जब मान लो टेलीविजन और बेचने हो तो क्यों कर बेचा, तो फिर इन्होंने क्या करा, टेलीविजन बेचने वाली कंपनी ने मारे ही बच्चे, यू बच्चा मैं बच्चा आप कंपनियां में ला दिए, बड़ी मोटी तनख्वाह पे इंजीनियर लाग रहे। अब इंजीनियर से बैठ के कह रहे हैं बता भाई और टीवी क्यों कर बिकेंगे, अजीब तो क्यों कर बिकेंगे, जितने घर थे इतने हो गए। फिर कोई तरीका, अजी एक तरीका तो है अक्के, ये एक घर में 4 बच्चे हैं, जो किसी का 4 छोरे किसी का 5, वो सारे इकट्ठे बैठ कर देखा है, जैन ने किसी तरह न्यारे कर दिया तो बात बन सके, जैन न्यारे बैठने लग जाए तो अच्छा ये कुकर होगा। अब जी एक तरीका होगा, इनके एक छोरे ने तो दे दो नौकरी इशार, एक ने दे दो कैथड़, एक ने दे दो दिल्ली, न्यारा तो घर बसाना पड़ेगा, और साथ में एक और खेल होएगा, 5 बालका ने 5वां न्यारे कर दो, और माँ बापू घर आए के लिए 6 हो गए घर, एक के घर के 6 घर बन गए। अब 6 टीवी लेवेंगे,
6 ट्रैक्टर लेवेंगे, 6 कार लेवेंगे, 6 रसोई का सामान ले होंगे, 6 बर्तन ले होंगे, 6 सिलेंडर ले होंगे, 6 टूथपेस्ट ले होंगे, 6 टॉयलेट बनावेंगे, 6 साबुन ले होंगे, 6 शैम्पू ले होंगे, 6 कर देंगे। पहले एक जगह मतलब एक के खर्चे में काम चल जाया करता, इवन के खर्चे 6 कर दो, सारा का सही बढ़िया नाश होगा। अब ये तो बढ़िया तरीका है। चालू हो गए अपने बड़का पे स्कीम ले लेगा, अपने परिवार का नाश करने लगे। और फिर न्यू कहने लगे, टीवी में फिर ऐसी फिल्में आने लगी जी वो माँ बेटा वह भी नहीं देख सकते, तो फिर इनका काम करो कि प्राइवेसी के नाम पे बच्चे को माँ बाप से अलग कर दो। तो बेटा अपने कमरे में बढ़ रहा, माँ अपने में बढ़ रही, बाबू अपने में बढ़ रही, दादा अपना मोबाइल पर लग रहा। अब सारे चारों के हाथ था मोबाइल, चारों के कबाड़ देखें, आपके हाथ में नहीं है, वो जो भेजेंगे वो देखने लग रहे हो। धक्के ताव है, आपके बच्चे जो वीडियो गेम खेल रहे हैं उसमें सट्टा लग गए। खिलाड़ी कौन है? 3 पत्ती ऐप खेल लो, सट्टा खेल लो, या एप्लीकेशन डाउनलोड करो। है नेता के कौन है? जमीन बेचो और विदेश जाओ, है नहीं? और जो वह अभिनेता नेता के कौन है? वो मल खाओ, मल विमल है, वो मल खुआवे। अच्छा वह के और के खुआवे, वह सिगरेट पीने सिखावे, वह दारू पीने सिखावे, वह छोरी यहाँ के पछे भजन सिखावे, वह नु कहें यू डिओड्रेंट लाओगे तो छोरी पाछा पाछा आऊंगी, यू शैम्पू न्यू सेव करोगे तो छोरी छोरी पाछा पाछा, यही सिखावे ना सारी एडवर्टाइजमेंट। और सारी की सारी औलादा का नाश हमारी आंखें आगे करने लग रहे। और आपा के कहा भाई टीवी ने बिगाड़ दिए, पर के करा लियाना पड़ेगा, भाई मोबाइल ने बिगाड़ दिए, के करा बालक मानते तो को नहीं, भाई न्यू नाश हो रहा, नशा बहुत हो गया, भाई के करा कुछ कर तो नहीं सकते, भाई महंगाई बहुत होगी तो कुछ कर तो नहीं सकते, भाई सारे नेता गुंडे हो गए, चोर हो गए, वह कुछ कर तो नहीं सकते। मतलब न्यू बट इतनी बात करें बस, इस ताकत कर देनी। जब नाश मारे बड़का पे खुद करवाया, भाई देखो आंगनबाड़ी वर्कर आपका बच्चा है, पुलिस वाला जिसने नशे का जो कारोबारियों के जो सुरक्षा करने लग रहा है ना, नेताओं के गुंडों की जो सुरक्षा कर रहा है, वो भी आप ही का बच्चा है, ठीक है ना? ये जो सेल्समैन बन रहे हैं इन कंपनियों के, वो भी आप ही के बच्चे हैं। जो पेस्टिसाइड यूरिया बेचने वाला है वो भी आप ही का बच्चा है, आपका और मेरा भाई है। मारे बड़का पे हमारा नाश करवाया जा रहा है। तो अब हम एक टीम इसी तैयार कर सका बड़का की कि मारे बड़का पे हम अपना गांव सुधारने का भी काम जिम्मा दे दें। अगर नहीं होना चाहिए जी भाई, गांव मारा, बालक मारे, नाश मारा, तो उन्हें ठीक कौन करेगा? आपा नहीं, आपा ये कर सका। जय कोई वार्ता के मानस न्यू कहे ना कि मैं आपके गांव के लिए करूंगा, आप मेरा साथ दो, न्यू समझ लियो फ्रॉड है वो। मैं क्यों करूंगा भाई? जिनका बड़का का नाश होने लगा, उन्हें ठेका ले रहेगा, मैं क्यों आऊंगा? मैं तो अपना सामान बेचने तो आशिक हूं। मतलब कोई भी बाहर कमाने से सामान बेचने तो आशिक है, अपना मतलब हल करने तो आशिक है, अपनी दिहाड़ी काटने तो आशिक है, आपका भला करण को ना है। हम भी बताने आ सका जी बुजुर्गो, समझ गए ना? और जब अपने बड़कन दोगे नौजवाना ने, उन्हें सिखा सका कि सब ते गांव ने क्यों कर समझाओगे और क्यों कर बचाओगे। आपके गांव ने एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश कर रखा है कि मनरेगा के टाइम पर, आशीष बताओ था मेरे तय कि मनरेगा के टाइम पे आपके यहाँ अनाउंसमेंट हो जाती है, भाई पहले किसान को मजदूर मिलेंगे, जब जाके तुम आगे जाओगे, इसलिए थोड़ा एक आधा मजदूर बच रहा होगा साथ में लगता। नहीं तो इन्होंने क्या गेम खेला है, बिल्कुल उस टाइम पे मनरेगा आएगा जिस टाइम पे किसान ने जरूरत है, कटाई के टाइम पर, अगली बुआई के टाइम पे, ताकि समाज का हर अंग टूट जाए और हर आदमी को, समाज के हर आदमी को भिखारी बना दिया उन्होंने। बच्चे को पैदा होते ही इंजेक्शन हम लगाएंगे, उसके बाद उसको लड़की है तो उसकी निधि चालू हो जाएगी, फिर स्कूल में जाओगा तो उसको मिड डे मील हम देंगे, जो अपनी औलाद न खा, रोटी कौन खुआ सकते। और बड़ी बात सुन लो जी, उसके बाद फिर बड्डा होगा तो बोला रांडा पिलसन भी देवांगे, विधवा पिलसन भी देवांगे, बुढ़ापा पिलसन देवांगे, बेरोजगारी की देंगे, फलाने की देंगे, मकाने की देंगे, किसी न किसी स्कीम के जोड़ के हर आदमी को लालच और डर में फंसा दिया। और आपके गांव की सबकी जमीन कर्जे पे पड़ी है इस टाइम बैंकों में। और जो सामूहिक जमीन है, या चपेड़ है ना, या कदे पता करिए या चपेड़ किसके नाम है, पता करी? सरकार के नाम जाली, या भी सरकार के नाम जाली, जोड़ की भी जाली, अस्पताल की भी जाली, पावर हाउस की भी जाली, स्कूल की भी जाली,
आपकी सारी सामूहिक जमीन सरकार ने अपने नाम रजिस्ट्री करा ली, आप तो पूछे बिना, और वह थी गांव की। ठीक है जी, यानी कि ईब यो हाल हो रहा है बुजुर्गों, जिस पर्पज के लिए हम आपके बीच में आए हैं, तो एक बार ध्यान से रखो, ये गांव तो बच रहे होंगे, तो बेशक बच रहे होंगे, लेकिन आज इस भारत के अंदर गांव नहीं बच रहे जिन पर अपना पानी हो। आप तो रहे कि अपना पानी नलके कुएं है नहीं है, कहां से मिलता है? सप्लाई का। अच्छा, जब बिजली ना हो 15 दिन, तो बनिया बिजली काम चलाने के औजार हैं घर में? वह भी नहीं। अच्छा, इसका मतलब ये होया कि जंगल तो होगा अपने दौरा अपना गांव का, लकड़ी गोसे मिल जाते होंगे, वो भी नहीं। अच्छा चलो जी, मतलब ये होगा कि जब गैस बंद कर दे सरकार और पानी बंद कर दे और बिजली बंद कर दे, तो ढी डांड में कह दिन लगेंगे गांव के? अच्छा, 8 पैर में आ जाएगी। अच्छा, 2 साल पहले सरकार ने यो काम 2 साल पहले सरकार ने करा था। अजय वो इंजेक्शन ना लगवाओगे तो तुमने बस में नहीं चढ़न दिया, रेल में नहीं चढ़न दिया, जहाज की टिकट नहीं मिला, पिलसन नहीं मिला है, और कोटे में तो राशन नहीं मिला है, और हाजरी नहीं ला सकते, पेपर नहीं दे सकते, स्कूल में नहीं जा सकते, दफ्तर में नहीं जा सकते, मंडी में नहीं जा सकते, दुकान नहीं खोल सकते, मतलब कुछ नहीं कर सकते। क्या था ना, अब अगली बार जवान यूं कह दे कि आपके सारे कागज, जमीन के कागज, बैंक का खाता, पैन नंबर, ITR, गाड़ी के कागज, ड्राइविंग लाइसेंस, आपका वोटर कार्ड, बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का कनेक्शन, और आपके जितने और कागज हैं वे सारे आपके आधार कार्ड के साथ हमने जोड़ दिए हैं। और अब आप चौथी डोज नहीं लगवाओगे तो आपका आधार कार्ड बंद कर जाता है। तो कैसा मजा आएगा, है कि नहीं? तो ये भी इसका मतलब क्या है कि उसका इंतजाम पहले कर ले तो बढ़िया रह जाएंगे। बड़े बुजुर्ग ने क्या करें कि जब भाई जब बारिश का इंतजाम करना हो ना, तो चमासा आन तो पहले कर लेना चाहिए। तो चमासा आन लाग रहा है बुजुर्गों, और बारिश का इंतजाम नहीं करा तो डी डाण में 2-3 दिन लगेंगे बस। जोड़ में जो लेटरिंगा का पानी खोल रखा है ना, लेटरिंगा की वह जो पाइप है वह नाली में खोल रखी, नालियां का पानी जोड़ में जावे लेटरिंगा का, और लेटरिंग का पानी पीने के लिए मजबूर हो जाओगे। शहर वाले तो पीने लग रहे, शहर में तो सारा पानी पीने का जितना वो लेटरिंग वाले ने साफ करके दे हैं, सारे को होने लग रहा है। तो ये एक बात बताओ जी, ये गांव की जमीन बचाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, अपने जो कर्जा है उस कर्जे की भी मैं आपने गारंटी दे हूं। किसी का 5 लाख का कर्जा है, वो दे रखा RBI ने नकली नोट, और आप जो कमाई करा वह करा असली भारत के नोट, क्योंकि आप भारत के मालिक हाँ। ठीक है, तो कर्जा तारण का काम भी आप करांगे। जैसे सबते गांव का कर्जा जनता सरकार मोर्चा तार दे, और सबते गांव ने न्यू कह देखता हमने किसी बैंक वाले तक पैसा हम देंगे, सारा कर्जा हम तारांगे, तो सबता गांव मिलकर इसी व्यवस्था बना सके कि आगे तक कदे कोई कर्जदार ना हो। बना सका आप, बना सका ना, या बात होगी तब जब गांव राम के समझ में आओगी। तो आप अगर एक काम करा, आपको मैं बता रहा हूं, आपसे सलाह ले रहा हूं और आपसे पूछ रहा हूं कि अगर हम ऐसा कर लें कि भाई आप सबते गांव ने एक बार घर घर जाकर न्योंदा देवा, या जिम्मेदारी लेवेंगे जी, सापा सारे लेनी पड़ेगी। देखो जन्यू को हो गए बदे अंदर तेरे आए बिना कौन बन दी, मैं भी चाल पड़ूंगा। जन्यू कन दो भाई कोई दिक्कत को नहीं, हम बुला ले आओगे। घर के हर आदमी और हर औरत को स्कूल में बुला लो एक बारी, और उन्हें सारी सिचुएशन बता दो कि थारी औलाद का भविष्य आने वाले समय में कैसा है, और उन्हें आप बचा सका। हाँ, बाहर का नहीं बचाओगा, नेता कौन बचावे, DC कौन बचावे, पटवारी कौन बचावे, मास्टर कौन बचावे, माँ बाप ने बेरा नहीं बचाना क्यों कर। तो बचा खतरा के है, बचाना क्यों है, बचाना क्यों कर है, कौन बचाओगा और उस पर क्या करना पड़ेगा, वो बैठ के सारी समझा देंगे। जब गांव ने न्यू लग गए कि भाई छोरे ठीक कह रहे हो, तो आप गांव में पहले तो सारे गांव ने कर्जे तो मुक्त करांगे, फिर गांव के अंदर नौजवानों ने ट्रेनिंग देवांगे, फिर नौजवानों ने ट्रेनिंग दे के न और फिर अपने गांव ने सुधारने पे उन बालकों ने लावांगे, और उन बालकों का फिर आपने इज्जत करनी पड़ेगी। देखो, क्योंकि बालक चावे है इज्जत, और आप किसकी इज्जत करा, हाँ रपिए होने चाहिए चाहे चोरी के हों, सत्ता में बैठे होना चाहिए चाहे चोरी का हो। आप तो टीचर रहे हैं, स्कूल में जब कोई बिहार से डिग्री ले आया,
उसकी भी उतनी इज्जत, और मेहनत करने लाग रहा जो बड़का दिन रात करे उसकी भी उतनी, फिर मेहनत वाले की इज्जत रहे, फिर मेहनत क्यों करना चाहेगा कोई आदमी? अगर नकली आदमी की भी उतनी इज्जत हो रही है, अगर चोर की भी उतनी इज्जत हो रही है, तो आदमी अच्छा क्यों बनना चाहेगा? कर्म की इज्जत होनी चाहिए, अच्छा काम कर रहा है तो इज्जत होगी किसी की भी। अगर मैं ये मानता हूं जी, अगर कोई बच्चा किसी की भी बहू बेटी को सड़क पर चलती हुई को गलत नजर से देखता है, तो वो आपकी बच्ची को भी देखेगा और वो अपनी ने भी देखेगा गलत नजर से ही। तो मैं ये कहता हूं कि अगर अपने नए बच्चों को यह ज्ञान दे दिया जाए कि जीवन का असली मकसद क्या है, ये पैसा तो है नहीं तो नकली बेरा लग गया, असली धन क्या है वो आप उस पर काम में नहीं करते, असली धन छोड़ के और कागज के टुकड़ों के पीछे अपनी औलाद को दौड़ा रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप इस धरती के मालिक हाँ, आप इस गांव के मालिक हाँ, आप मालिक बने रैश कहाँ, अगर अपनी नई पीढ़ी ने समझा दें कि आप मालिक क्यों कर रैश का, और जीवन में खुश रहने का और शांति से रहने का तरीका संभव है। हमारे बड़े बुजुर्ग रहा कर दे, उनने सारा तजुर्बा है, रोड़ा के है, उनने टेलीविजन के जरिए मोबाइलों के जरिए यह साबित कर दिया कि बुजुर्गा ने कुछ नहीं बेरा, जबकि मैंने कोई ने सारा ज्ञान है। जुड़ सी समस्या फंसे इन तो एक बार जाकर पूछ लो कि ताऊ इसका क्या करना है, उन्हें बेरा इसका यूं करना भाई, इसका जो समाधान होगा और समाधान हम कर लेंगे, बता दे रहो तामी और कर देंगे हम, फिर आगे हो सके जी करना पड़ेगा। लेकिन हाँ जी डीजे देखो इब्बा तो मैंने क्यों में नहीं बताया, मैंने को 3 दिन की ट्रेनिंग हो है, डीजे कौन नाश करता, लेकिन यो डीजे ने जो कुछ बालक मानना है वह मानसिकता नाश करे, तो अटैक मानसिकता पे करना हुए 24 घंटे अटैक मानसिकता पर रखा है, आप डीजे के पाछे पड़ जाओ, वह मानसिकता खराब करें आप दारू के पाछे पड़ो, आप मानसिकता ठीक कर दो, जरूरत को नहीं दारू पीने की, जरूरत को नहीं डीजे की। भाई जय आप न्यू कहने लगा भाई बहुत बढ़िया ब्याह करा भाई, कोई रोड़ा नहीं करा, बड़े बालक बढ़िया, अरे जिसका डीजे बजाए सवरे नकम में, मतलब जिसका नहीं आप मुंह सिकोड़न लाग जोगे, अगली पीढ़ी वह काम करना बंद कर देगी। आपा ने तो रोड़ा के करा बड्डी गाड़ी वाले की ज्यादा इज्जत शुरू कर दी। पहले मेरा दादा बताया कर दे कि रिश्ता करना हो ना बस एक चीज देखनी चाहिए, खानदान, बस खानदान, कुछ नहीं देखो फालतू, कर्म देखो, अगला कर्म वाला खानदान है, चोरी ठगी तक खाने वाला खानदान है। गांव में कितने लोग उधार दे सके हैं, जकड़े इमरजेंसी में फंस जाए, उस परिवार में अपनी छोरी ने ब्याह सुखी रहेगी हमेशा। मारे बाद में समझ में आई जब थोड़ा बहुत बोलन चालन लागे, मैं वो इतनी बड़ी बात क्यों कर कह गया एक चल दी बात में, उन्होंने कहा जो नौकरी देख के ना ब्याह करेंगे, जो जमीन गेल ब्याह करेंगे, जो नौकरी गेल करेंगे, जो गाड़ियां गेल करेंगे, जो प्लाटा गेल और मकाना गेल करेंगे, उनके घर नहीं बचा करते, क्योंकि वह जमीन वह तो रुपये गेल जोड़ रहे ब्याह रखी है, आदमी गेल तो ब्याह ही है कौन। तो बड़ी बात क्या करते, अपन सारा बेरा है, अपन सब बेरा है, आप बैठांगे गांव में बैठांगे, आप गांव तैयार कर लिया तो गांव में ट्रेनिंग देना आवांगे हम, आड़े चपाड़ में बैल चलेगी और उस पर बाहर एलईडी ला देंगे, गांव में वो ला देंगे रेडिया, जोड़ नहीं आ सकता, घर बैठे बैठे सुन दे रहो बात कहानी ने, सारा गांव ने समझा देंगे जी, आड़े चल रही है ट्रेनिंग, जो सामने बैठे हुए सुन दे रहे, जो बाकी के अपने घर काम कर दे रहो, रोटी बना दे रहो, डांगरा का न्यार कर दे रहो और अपना सुन दे रहो, क्यों जी। मतलब 3 दिन लगेंगे, 3 दिन में सबते गांव के समझ में आ जाएगा, समस्या समझ में आ जाएगी, समाधान समझ में आ जाएगी। एक बार सबते गांव ने लियाओ स्कूल में लोग लुगाई सब, और फिर उस दिन के बाद जो नौजवान अपने आप लकड़काओगे, हम नहीं किसी के धक्का करते, आपने नहीं कहना किसी नौजवान तय, भाई जिन नौजवानों ने हमारी बात सुन ली और उन्हें लग गया कि ये ठीक कह रहे हैं, वह आओ आगे उन्हें समझावांगे, और बाकी के सुनो खाम खाई करा बैठे, ठीक जी, और वह समझ के फिर आगे गांव में चालू कर देंगे। यो योजना है, आप सारे खेती करने वाले लोग हो, खेती में के गड़बड़ हो रही है, क्यों कर नाश करा है और उसको ठीक कैसे करना है, इस पे भी आप काम करा। हाँ, पहली बार पूरी पैदावार बिना केमिकल बिना बाजार, ऐसा काम ऐसी इस मिशन पे काम कर रहा है अपना भाई सुनील अपने मोर्चे में। जिस तरह मान लो मैं शिक्षा में कर रहा हूं, एजुकेशन में हमने एक रिसर्च कर रखी है, मेरे पास एक ऐसी रिसर्च का प्रैक्टिकल अनुभव है कि हम पूरे गांव को ऐसी शिक्षा व्यवस्था दे सकते हैं कि गांव का एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा, ऐसी शिक्षा व्यवस्था गारंटी। मतलब अगर अपन गांव के रोजगार वाली शिक्षा मिल जाए हर बच्चे ने, और हर बच्चे ने रोजगार भी मिल जाए, इससे बढ़िया कोई बात है जी। ना गांव छोड़ के जाना पड़े, ना बालक दुखी हो, कोई रोड़ा है को नहीं, 1 रुपया लागे बना
मतलब एक्स्ट्रा लागे बना। इस टाइम भी जब गांव का हिसाब किताब लाओगे ना तो आज भी इस गांव में कितनी वोट है? इस गांव में जब टीम बनाऊंगा ना 4500 वोटा के एक गांव में मैंने हिसाब लाया था, उसमें 1300 बच्चा बाहर पढ़ने जाया करता। गांव का 53 लाख रुपया महीने का प्राइवेट स्कूल में जाया करता, 5 में 53 लाख महीने का, मतलब साल का 6 करोड़। आपके गांव का लगभग 8 करोड़ रुपया जावा है गांव ते बाहर। 8 करोड़ रुपया साल का सबता गांव अगर शहर के उन 5 लाला दे देगा तो नाश नहीं होगा के 5-10 साल बाद। यो मेडिकल का हाल है, यो कंपनियां के सामान खरीदन का है, यो मोबाइल की कंपनियां का है। आप हिसाब लगा देखोगे सबता गांव अपने नौआ की कमाई इनका पूजन लाग रहा, इन्हें पर रोक सका। इसका तरीका है, रास्ता है, बैठ के इस पर चर्चा करांगे। गांव में बुलाओ, फिर नौजवानों ने ट्रेनिंग देंगे। इससे अगली बात जो खेती पे के ऊपर पूरा करांगे, इसने पूरा करेगा सुनील भाई। सुनील आपा जो हाँ बहुत जल्दी आपा निपटावांगे।